गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आ जाइए एक बार और साथियों, आपकी रीजनिंग को कंप्लीट कराने के बाद में अब मैं जो आपको टॉपिक कराने जा रहा हूं वो है आपके शिक्षण अभिरुचि के। और शिक्षण अभिरुचि के देखो, रीजनिंग भी आपकी 50 नंबर की 50 प्रश्न 150 नंबर के थे और शिक्षण अभिरुचि के भी 50 प्रश्न 150 नंबर के, यानी कि टोटल कितने अंक? 300 अंक की तैयारी करवा रहा हूं मैं। 150 कंप्लीट करवा चुका हूं और 150 आने वाले 10 से 15 दिनों में करवा दूंगा। यदि आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं आएगी शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग में। रीजनिंग की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लगातार वीडियो अपलोड की थी मैंने उसमें, और ये भी लगातार वीडियो आएंगे अब डेली, और टाइम वही है हमारा शाम को 4 बजे। तो देखिए, शिक्षण अभिरुचि में हमारे 7 से 8 टॉपिक हैं, उनके बारे में मैंने कल की शॉर्ट्स और वीडियो में बताया था और शॉर्ट्स में मेंशन भी किया था मैंने वीडियो को। अब मैं इसमें फिर बता रहा हूं आपको एक बार कि पहला जो टॉपिक है हमारा वो है शिक्षण अधिगम का। शिक्षण देखो, वैसे तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी है, कला भी है, सामाजिक स्थिति भी है, यानी कि बिना इन चीजों के शिक्षण संभव नहीं है। अधिगम जो भी हम सीखते हैं शिक्षा के द्वारा, अब शिक्षा का मतलब यही नहीं कि आप सिर्फ किताब कॉपियों का जो ज्ञान है, नहीं, ये सीमित है। शिक्षा जो है वो हमारा सर्वांगीण विकास करती है, सर्वोत्तम विकास करती है। सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास ही शिक्षा का सर्वोत्तम फल है। अगर ढंग से हमने शिक्षा ली है किसी जगह से तो ये मान के चलो कि वो हमारा सर्वांगीण विकास करेगी। किसी भी विद्यार्थी के होशियारी को या प्रतिभाशाली को हम इस आधार पर नहीं माप सकते कि उसके किसी भी एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं या किसी भी स्कूल में उसने टॉप किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि किसी विद्यार्थी ने, जैसे 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी ने 10वीं में 95% बनाई है और एक ने 80% बनाई है, तो वो 80% वाले में दिमाग नहीं है और 95 वाले में दिमाग है, या वो प्रतिभाशाली नहीं है, वो प्रतिभाशाली है, नहीं। हम अंकों के आधार पर किसी भी विद्यार्थी का मापन नहीं कर सकते। तो फिर किस प्रकार करते हैं? हम उस विद्यार्थी के दूसरे क्षेत्र में कला को भी देखेंगे। सर्वांगीण का मतलब क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में उस विद्यार्थी की क्या पता कोई विशेष प्रतिभा हो सकता है वो विद्यार्थी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हो सकता है वो विद्यार्थी मैकेनिक बहुत अच्छा हो, 80% वाला। 95 जिसकी परसेंटेज बनी है 95, हो सकता है वो मैकेनिक का एम भी नहीं जानता हो और वो बहुत असाधारण इंसान हो मैकेनिक के क्षेत्र में। तो प्रतिभाशाली का मतलब किसी एक क्षेत्र में विशेष ज्ञान होना नहीं है, या विशेष एक क्षेत्र के ज्ञान को नहीं प्रतिभाशाली कहते। प्रतिभाशाली का मतलब जिसका संपूर्ण या चहुं ओर विकास हो, क्योंकि शिक्षा सर्वांगीण विकास का ही एक सर्वोत्तम साधन है हमारा। आ जाइए, मैं टीचिंग और लर्निंग के टॉपिक को, पहला चैप्टर है हमारा ये, और इसमें हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले एक परिभाषा है हप और डंकन की, और ये महोदय क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में। देखिए, ये बोलते हैं कि शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है, यानी जो शिक्षा है वो हमारी कितने चरणों की प्रक्रिया है? 4 चरणों की प्रक्रिया है। 4 चरणों में कौन कौन से आएंगे? पहला आएगा योजना, दूसरा आएगा निर्देशन, तीसरा आएगा मापन और चौथा आएगा मूल्यांकन। देखिए साथियों, मैं आपसे बात करूं सबसे पहले टॉपिक योजना की। बिना किसी चीज के बारे में हम, जैसे मान के चलो मैं भी तुम्हारे लिए यहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ने आया हूं, उससे पहले मेरी मैंने अपने मन में एक योजना बनाई थी कि आज मेरे को यह टॉपिक पढ़ाना है शिक्षण अधिगम का। रीजनिंग कंप्लीट हो गई, रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा मैं, अब शिक्षण अधिगम का टॉपिक पढ़ाना है, और शिक्षण अधिगम के टॉपिक में भी क्या पढ़ाना है आपको, ये सारी चीजें मैंने क्रमबद्ध की और आपको यहां बोर्ड पर लिखी। ये किसका भाग है? एक मेरी योजना का।
ये किसका भाग है? मेरी योजना का। मैंने जो क्लास शुरू होने से पहले ये सब कुछ इसमें लिखा, ये टॉपिक का नाम लिखा, फिर शिक्षण टॉपिक लिखा, फिर हापर, डंकन और बर्टन की परिभाषा लिखी और फिर इनकी विशेषता लिखी। इसका मतलब ये पूर्व निर्धारित योजना थी मेरी। यही योजना का भाग है, जो पूर्व निर्धारित जो सोच थी मेरी कि मैंने इसको शिक्षण को पढ़ना है और शिक्षण में इन दोनों की परिभाषा लिखानी है महोदय की, और विशेषताओं के बारे में बताना है आज की क्लास में। तो ये मेरा पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम था, ये क्या था? एक योजना का भाग। किसका भाग था? योजना का भाग। अब जैसे ही मैंने, देखिए निर्देशन क्या होता है, जैसे ही मैंने YouTube, ये मेरा मोबाइल का कैमरा ऑन किया, वीडियो ऑन की, और मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, इस चीज को बता रहा हूं। बताया शुरू में कि शिक्षण और अधिगम क्या है। शिक्षा का मतलब सर्वोत्तम विकास होता है। किसी एक विशेष क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्ति को आप सर्वोत्तम विकास नहीं कह सकते। सर्वोत्तम और सबसे अच्छा विकास वो है, सर्वांगीण विकास वो है जिस व्यक्ति को हर क्षेत्र के बारे में नॉलेज हो। किसी एक विशेष क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति को आप सर्वांगीण विकास वाला नहीं कह सकते। सामाजिक भी होना चाहिए, आर्थिक भी होना चाहिए, नैतिक भी होना चाहिए। सभी गुणों से अति उत्तम जो व्यक्ति होगा वो सर्वांगीण विकास होगा उसका। इसका मतलब उसने शिक्षा का सही उपयोग किया है। ये जो मैं आपको जो भी बता रहा हूं, क्लास स्टार्ट हुई है और ये एंड होगी, तब तक जितने भी आपको मैं दिशा निर्देश दे रहा हूं और आप सुन रहे हो भली भांति, उनका पालन कर रहे हो। मैं जो बोल रहा हूं पूरी क्लास में वो क्या है? निर्देशन। वो किसका भाग है? निर्देशन का भाग। मैंने सबसे पहले देखो क्या किया, मैंने ये इस पर ये बोर्ड पर मैंने ये टॉपिक लिखे। टॉपिक लिखना मेरी एक योजना का भाग था। जैसे ही वीडियो चालू हुई कैमरा की, उसके बाद में मैं आपको जो भी बता रहा हूं इन टॉपिकों के बारे में, जो भी दिशा निर्देश दे रहा हूं, वो किसका भाग है? मेरी निर्देशन का। अब आपकी क्लास जैसे मान के चलो आपकी क्लास कंप्लीट हो गई आज की, समझ में आई बात? आपकी क्लास कंप्लीट हो गई, किसी गुरुजी ने पढ़ा दिया या मैंने पढ़ा दिया, जो कुछ भी आज का था, और मैं उस पर आधारित आपका एक टेस्ट लूं। उस पर आधारित आपका क्या लूं? मैं एक टेस्ट। और टेस्ट मान के चलो एक 100 नंबर का टेस्ट लूं मैं, और 100 नंबर के टेस्ट में किसी विद्यार्थी के 20 नंबर आए, किसी विद्यार्थी के 30 नंबर आए, किसी विद्यार्थी के 40 नंबर आए। अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में विभिन्नता होती है, वाजिब बात है। अब ये जो अंक आए हैं, या किसी विद्यार्थी के 100 में से 100 आए, इनके आधार पर मैं आपको विभाजित करूंगा कि ये किस कैटेगरी का विद्यार्थी है, ये किसका है और ये किसका है। यानी कि जिन बच्चों ने अच्छे तरह से क्लास अटेंड की या मेरी वीडियो ढंग से देखी, उनके अच्छे नंबर आए। जिन्होंने थोड़ी लापरवाही की उनके थोड़े कम नंबर आए, और ज्यादा लापरवाही की उनके ज्यादा कम नंबर आए। तो मैं जो ये टेस्ट लेकर आपके नंबर की देने की प्रक्रिया है, कॉपी जांचने की प्रक्रिया में जो अंक विभाजन, वो मापन है। जैसे आप दर्जी के पास जाते हो, दर्जी आपकी बाहें, आर्म्स और आपके लेग है, कमर, इन सब की नाप लिखता है। एक उसके पास डायरी होती है, उसमें लिखा जाता है ये 28 कमर और 20 22 आर्म्स, गर्दन, सारी लंबाई वंबाई लिखता है ना, वो किसका भाग है? मापन का। किसका भाग है प्यारे साथियों? मापन का। अब मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन क्या है वो सुनो। यहां तक तो बात थी आपकी मापन की, अंक विभाजन दे दिया। मूल्यांकन यह है कि अब इस विद्यार्थी का किसी, जैसे मान के चलो किसी विद्यार्थी के कम नंबर आ गए, तो अब मैं ये नहीं कह सकता मूल्यांकन में कि भाई ये इस विद्यार्थी बिल्कुल मंदबुद्धि है, या इसमें तो दिमाग ही नहीं है, ये तो पढ़ेगा ही नहीं। मैं ऐसा किसी विद्यार्थी के ऊपर लेबल नहीं लगा सकता। अरे कभी जब ऐसा होता है, आपने मूवी देखी है 12वीं फेल आईएएस बन गया, तो किसी ने कहा होगा क्या कि जब वो 12वीं फेल रहे महोदय वो आईएएस बन सकते थे क्या? नहीं, लेकिन जोश जुनून जज्बात उनके पास लगन थी, वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, क्योंकि उनका सर्वांगीण विकास था। उनकी समझ में आ गई बात कि भाई बिना पढ़ने से कुछ होना नहीं है।
पढ़ाई ही हमारा जीवन का आधार होना चाहिए। शिक्षा लेना एक बहुत अच्छी चीज है, आपका सर्वांगीण विकास होता है। तो ये मूल्यांकन हो गया कि किसी बच्चे को हम किसी दूसरे क्षेत्र में परखें कि भाई मान के चलो पढ़ाई में तो कम नंबर आ गए, अब ये किसी क्रिकेट में है या फिर किसी और मिस्त्री के उसमें क्षेत्र में अच्छा है, या और कोई भी क्षेत्र उसका XYZ। तो ये हो गया उस बच्चे का क्या, मूल्यांकन। तो ये 4 टॉपिक थे, योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। बर्टन साहब क्या कहते हैं, देखिए बर्टन साहब कहते हैं कि शिक्षण अधिगम को प्रेरित करने या मार्गदर्शन करने वाली प्रक्रिया है। देखो क्या कह रहे हैं ये शब्द है कि अधिगम जो है वो है आदमी का सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। शिक्षण की प्रक्रिया जो सीखना है उसको प्रेरित करने, क्या करने, प्रेरित करने या मार्गदर्शन करने। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अधिगम पहले से उपस्थित नहीं है, या शिक्षण की प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में पहले से नहीं है, सब कुछ था, लेकिन आप इस क्लास को देख रहे हो, आपके पास किताब है, आपको क्या जरूरत पड़ी इन क्लासों को देखने की या कहीं कोचिंग में पढ़ने की, समझने के लिए ही तो पड़ी। इनकी किताबों में जो चीज थी वो आपके समझ में नहीं आ रही, इसीलिए आप यहां तक आए, यूट्यूब प्लेटफॉर्म को चुना या किसी अन्य गुरुजी की क्लास ली या कहीं कोचिंग संस्थानों में जाके प्रवेश लिया। वो किसके लिए लिया, आपको सीखने के लिए। तो शिक्षण जो है वो या तो आपको प्रेरित, आप जैसे ही क्लास में आए और आपकी चीजें समझ में आई तो आपको एक प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई हाँ ये चीजें हमारे समझ में आने लग रही है, और आपको फिर एक महत्वाकांक्षी बनोगे आप, धीरे धीरे आपकी रुचि बढ़ेगी उस चीज में, अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। तो ये हो गई आपकी प्रेरित करने की प्रक्रिया। और फिर जैसे जैसे कोई गुरुदेव आपको पढ़ाते जाएंगे आपको एक उचित मार्गदर्शन मिलता जाएगा। कैसे, जैसे अभी STC की तैयारी कर रहे हो आप, मार्गदर्शन क्या होता है वो बता रहा हूं मैं। STC की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद में आपका STC में मान के चलो 480 या 500 नंबर आ गए, सिलेक्शन हो गया, 2 साल की STC हो गई, या जो भी B.Ed कर रहे हो वो हो गई। उसके बाद में क्या हुआ कि रीट का एग्जाम हुआ या सेकंड ग्रेड का रीट का एग्जाम हुआ इससे, STC या PTC से, और आप टीचर हो गए। क्या हो गए, टीचर हो गए। तो ये सारी प्रक्रिया थी, ये क्या था, मार्गदर्शन। आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको किसी ने बताया है कि STC करनी, 2 साल में STC करो और फिर रीट की भर्ती आएगी, तैयारी करो और आप टीचर बन जाओगे। तो ये सारी प्रक्रिया है, ये किसका भाग है, मार्गदर्शन का। किसका भाग है, मार्गदर्शन का। अब विशेषता क्या क्या है, विशेषता देखो, विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब विशेषताओं में सबसे पहले जो दे रखा है वो है आपका अंतःक्रिया। शिक्षा की जो विशेषता है वो सबसे पहले कौन सी दे रखी है, अंतःक्रिया दे रखी है। अंतःक्रिया का मतलब क्या है, अंतःक्रिया का मतलब है कि बच्चा देखो जब शिक्षा लेना ग्रहण करता है या फिर उसकी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जब चलती है तो उसके मंदिर में उसके मस्तिष्क में अंदर क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं कैसे होती हैं, जैसे अभी तुम क्लास ले रहे हो या कहीं बैठकर कहीं कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको जैसे बता दिया कि शिक्षण अधिगम क्या है, सीखने की एक प्रक्रिया है। तो आपके समझ में आया कि हाँ वास्तव में अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। फिर आपके दिमाग में आई कि सर सीखना किसी विशेष क्षेत्र में या चहुमुखी हो, तो ये जो आपके दिमाग में प्रश्न आया है ना, ये क्या है, अंतःक्रिया। आपने मस्तिष्क में सोचना प्रारंभ कर दिया शिक्षण अधिगम के बारे में, दिमाग ने प्रश्न पुट आउट करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि कलाम साहब भी कहते हैं कि एक सर्वोत्तम विद्यार्थी वो होता है जो हमेशा अपने अध्यापक से प्रश्न करना प्रारंभ कर देता है। जो बच्चा प्रश्न कर रहा है इसका मतलब उसके दिमाग में अंतःक्रिया हो रही है, उसके चीजें ढंग से क्लियर होना शुरू हो गई। और जो अंतःक्रिया हो ही नहीं रही तो उसके दिमाग में प्रश्न आएंगे कहां से, बताइए। तो यह है शिक्षण की पहली स्टेज, अंतःक्रिया होगी। सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षण व्यवस्था से आप सामाजिक रूप से बंधे हुए होंगे। जो भी अध्यापक गुरुदेव आपको पढ़ाएंगे, आप पढ़ रहे होंगे, धीरे धीरे आपकी स्टेज बढ़ती जाएंगी, आप सामाजिक चीजों को भी सीखोगे। क्योंकि देखो ये भी एक शिक्षा का ही भाग है। हमारे जितने भी सामाजिक प्रक्रिया है वे सब किसका भाग है, समाज का हिस्सा है। कभी भी शिक्षा समाज से कटने को कहती है क्या, नहीं। कभी भी शिक्षा यह कहती है कि बड़ों का सम्मान मत करो, नहीं। कभी भी शिक्षा यह कहती है क्या कि किसी दुर्व्यसनी के शिकार बनो,
या फिर किसी से दुर्व्यवहार करो, कहती है क्या? नहीं कहती। तो शिक्षा भी हमारी क्या है, एक शिक्षण की जो व्यवस्था है वो सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है कि नहीं आती? ये हो गया। अब आ जाओ कला। शिक्षण एक कला है, बिल्कुल सही है। शिक्षण प्रक्रिया है जो अपने आप में क्या है, एक कला है। कैसे? कभी कभी शुरुआत में कोई गुरुदेव पढ़ाना चालू करते हैं, उनकी शुरुआत हुई हो तो आप देखते हैं कि मार्कर नहीं चलता बोर्ड पर, चौक नहीं चलता, पैर कब कपाने लगता है। या फिर हम किसी अनजान पर्सन ने कोई चीज हमसे पूछ ले और हमारे अंदर डर भय बैठा हुआ है, हमारी चीजें अच्छे से क्लियर नहीं है, तो हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, उसको जवाब नहीं दे पाते, दिमाग रिकॉल नहीं करता, मस्तिष्क रिकॉल नहीं करता चीजों को ढंग से, क्योंकि चीजें स्पष्ट क्लियर है ही नहीं, शिक्षा ढंग से क्लियर हुई नहीं। तो क्या हुआ कि शिक्षण व्यवस्था भी एक क्या है, अपने आप में कला है, क्योंकि यह एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा अपने आप में क्या है, एक कला है, क्योंकि यह एक कैसी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया क्या है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है कि शिक्षक और एक जगह विद्यार्थी, और तीसरा जो पॉइंट है वो है पाठ्यक्रम। क्या मतलब हुआ त्रिध्रुवीय से? समझिए बात को। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया क्या है? पहली बात तो मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप विद्यार्थी हो, मैं शिक्षक हूं, लेकिन मैं क्या पढ़ा रहा हूं और आप क्या पढ़ रहे हो, ध्यान दीजिए इस बात को। मैं पढ़ा रहा हूं, शिक्षक हुआ, आप पढ़ रहे हो, विद्यार्थी हो, या फिर आप कहीं पढ़ा रहे हो, आप शिक्षक हुए और जिनको पढ़ा रहे हो वो विद्यार्थी हुए। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं कक्षा 5 में कक्षा 7 की गणित पढ़ा दूं, या कक्षा 7 में कक्षा 5 की गणित पढ़ा दूं? नहीं, कक्षा 7 में कक्षा 7 की ही गणित पढ़ाऊंगा और कक्षा 5 में कक्षा 5 की ही गणित पढ़ाऊंगा। आपको शिक्षण अधिगम का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये आपके पीटीटी और डीएसटीसी के पाठ्यक्रम में है तो ही पढ़ा रहा हूं, और कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं। ये क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि अगर पाठ्यक्रम में है तो मेरे और आपके बीच में जो चीज कॉमन है वो है क्या? पाठ्यक्रम। मैं सिलेबस को देख करके आपको पढ़ा रहा हूं और वो आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो मेरे और आपके जो ये संप्रेषण का जो माध्यम है वो क्या है? पाठ्यक्रम है। क्या है? पाठ्यक्रम है। ठीक है, इसके आधार पर ही मैं आपको क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया हुई कि नहीं? शिक्षक, विद्यार्थी, और किसके आधार पर? पाठ्यक्रम के आधार पर। इससे अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। देखो, जैसे जैसे आप शिक्षा ग्रहण करोगे, शिक्षण प्रक्रिया में चीजें ढंग से क्लियर होती जाएंगी, तो अधिगम प्रक्रिया को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। और आपकी भाषाई प्रक्रिया जो होगी वो मजबूत होगी। भाषाई प्रक्रिया क्या होगी? मजबूत होगी, क्योंकि भाषा जो है वो आपके सर्वोत्तम शिक्षा से ही आती है। आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, किस माध्यम पढ़ रहे हो, किस परिवेश में पढ़ रहे हो। यदि परिवेश सही नहीं है तो आपकी भाषा शैली अच्छी नहीं हो सकती। यहां तक कि वो आता है शुद्ध हिंदी तक नहीं बोल सकते आप। ये अलग बात है कि आपको पता ही नहीं होगा। तो शिक्षण जो व्यवस्था है वो भाषाई प्रक्रिया है। आप जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा आपके क्लासों का, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, ऑटोमेटिक आपकी भाषा चेंज होती जाएगी। बहुत अच्छी शानदार लैंग्वेज हो जाएगी आपकी, और भाषा की जगह से आप कई जगह सम्मान पाओगे। तो ये हुई इसकी क्या विशेषता? किसकी? शिक्षण अधिगम की। अब देखो आप, देखिए शिक्षण के सूत्र किस प्रकार से होने चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी चीजें आप पर क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, यानी एक विद्यार्थी को आपको कनेक्ट करना है कि उस पर क्या आता है और क्या नहीं आता। तो जो आता है उससे कनेक्ट करते, जो नहीं आता है उसको सिखाना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ले से और में से बताना है और गुणनखंड विधि से बताना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो पहले जैसे 12 और 9 का ले से बताना है आपको, तो गुणनखंड विधि आप पर आनी चाहिए। ये पहले आपने गुणनखंड विधि सिखा दी उसको,
ठीक है। अब गुणनखंड विधि उस पर आती है और अब आप बताओ कि लेसर में से क्या होता है। तो ये हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, इसको अपन आगमन से निगमन या उदाहरण से नियम की ओर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो विश्लेषण से संश्लेषण या आगमन से निगमन या उदाहरण से नियम, बात एक ही है। तो किस प्रकार से, जैसे मान के चलो आपको मैंने बता दिया कि 12 के अभाज्य गुणनखंड करें, 9 के अभाज्य गुणनखंड करें, तो ये 3 तिया 9 और ये 2 6 की 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब इसका मैसे तो हो गया 3 और इसका जो लेस है वो हो गया आपका, गुणा करेंगे देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी जो कॉमन है वो एक बार आता है, बच्ची कुछ संख्या सब लिखी जाती है। तो ये 3 और ये 36, इन दोनों का गुणनफल क्या है 108। और आपने जो दोनों संख्या ली है 12 इंटू 9, इनका गुणनफल भी क्या है 108। इसका मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल लेसे और मैसे गुणनफल के बराबर है। लेसे इंटू मैसे बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। तो ये क्या है, देखो ये माइक बंद हो गया था बीच में, तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी। अब तुरंत ध्यान आइए कि बीच में माइक बंद हो गया, इसलिए दोबारा रिवाइज करवानी पड़ रही है। तो लेसे और मैसे बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, ये क्या हो गया नियम। ये क्या हो गया नियम। ये मैंने आपको पूरा विश्लेषण किया और फाइनली संश्लेषित क्या हुआ, ये नियम हो गया। ये उदाहरण बताया और ये नियम हो गया। तो चाहे मैं आगमन से निगमन कहूं, उदाहरण से नियम कहूं या विश्लेषण से संश्लेषण कहूं, बात एक ही है। सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। बच्चे को देखो क्या चीज चाहिए उसको, है ना, मतलब बिल्कुल बहुत शानदार सिलेबस भी ऐसा होना चाहिए। पढ़ाने का जो शिक्षण का सूत्र है वो ऐसा होना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको वो सरल से कठिन, आपको कनेक्टिंग करते हुए चल रहा हो। सरल चीज क्या थी, ये थी। अब आपको हो सकता है ये कठिन लग रहा हो, लेकिन मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया सरल से कठिन की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण की जो व्यवस्था है वो मूर्त से अमूर्त की ओर किस प्रकार से है, मैं आपको बता रहा हूं शिक्षण अध्ययन क्या प्रक्रिया है, कंप्लीट इसको बता रहा हूं, एक एक चीज को क्लियर करवा रहा हूं और ये आपके मस्तिष्क में क्लियर हो गई। ये हो गया इसका अमूर्त रूप। बाल केंद्रित शिक्षण द्वारा शिक्षण, बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षण द्वारा शिक्षण होना चाहिए। बच्चों को क्या नहीं आता, क्या आता है उस प्रकार आधार पर पढ़ाओगे। ये नहीं कि बच्चे पर आता नहीं तो 2 का पढ़ा और आपने सिखा दिया 10 का। समझ में आ रही है तो यारी बात। बच्चे पढ़ रहा है पहली क्लास में और आप उसको तीसरी क्लास की चीजें पढ़ा रहे हो। नहीं, वो देखो बच्चे पर क्या नहीं आता और क्या कमी रह गई, क्या पढ़ाना है, वो होगा क्या बाल केंद्रित शिक्षण। आपको ये नहीं अपना ज्ञान बच्चे पर थोप देना, नहीं, बच्चे का ज्ञान क्या है उसका एनालिसिस करो और फिर इसको पढ़ाओ। यह है बाल केंद्रित शिक्षण। पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या है, देखो पाठ्यक्रम क्या है, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। लचीला पाठ्यक्रम क्या है कि बच्चों के समझ में आ जाए। समझ में आ रही बात। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत हार्ड 10वीं क्लास के विद्यार्थी को बीए का सिलेबस लाकर रख दिया हो। पूर्व ज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। पूर्व ज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम किस प्रकार से, जैसे मान के चलो कोई विद्यार्थी आपने देखा होगा 8वीं क्लास बच्चे पास करके 10वीं का कोर्स करते हैं, 10वीं पास करके 12वीं का कोर्स करते हैं। अरे 9th और 11th क्लास कहां गई। मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे मान के चलो 8वीं क्लास की चीजें हैं, अब हम डायरेक्ट 10वीं में हो गए और पिछली क्लास कौन सी थी 9th। अब मैं 9th के ज्ञान को कैसे कनेक्ट करूंगा आपको बताओ। मैं ये कैसे कहूंगा कि ये चीज आपने 9th में पढ़ी, क्योंकि 9th तो आपने पढ़ी नहीं, तो फिर चीजें आपकी ढंग से क्लियर होंगी नहीं। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए और पूर्व ज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। सामाजिक मूल्यों का समावेश, सामाजिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, ठीक है। समाज क्या कहता है उसी के अनुसार आपको आचरण करना है। समाज की क्या मांग है, समाज आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है, आप किस स्तर पर हो और आप किस स्तर पर बनना चाहते हो, ये सारी चीजें सामाजिक मूल्य आप में समावेश होना चाहिए। और सामाजिक से साथ साथ नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए। कहीं आपकी आलोचना नहीं हो, कहीं आपको कुसंगति का शिकार नहीं होना पड़े, कहीं आपको दुर्व्यवहार का या दुर्वचन का या दुर्भाषा का या फिर असम्मान का शिकार नहीं होना पड़े। आपके नैतिक मूल्य इतने स्पष्ट होने चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति आपको आदर्श मानकर चले। अपनी फील्ड में या जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो तो आपका स्तर एक उच्चतम कोटि का नैतिक व्यवहार है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यह है नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त और शिक्षण सूत्र पर आधारित, ये बता दिए, ये तो शिक्षण सूत्र है। मानसिक स्तर के अनुसार बिल्कुल सही है। बच्चे का मानसिक स्तर है कि वो एक दिन में 2 का पढ़ा याद कर सकता है और आप क्या कर रहे हो उसको 10 तक का पढ़ा दे रहे हो।
अरे नहीं, उसका जो स्तर है कि एक दिन में 2 पहाड़े याद कर सकता है, या एक जोड़ कर सकता है, या फिर एक परिभाषा को याद कर सकता है, तो उनको उतना ही दीजिए। बोझ मत बनिए उसको, शिक्षा को। पाठ्यक्रम इस हिसाब का रखो कि बच्चे पर बोझ नहीं बने, अभ्यास पर आधारित होना चाहिए। जितना हो सके उतना बच्चों को अभ्यास करवाइए चीजों का, क्योंकि कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, और रस्सी सिल पर आता है, रस्सी आवत जाता है सिल पर परत निशान। तो अभ्यास यदि करेंगे, और अभ्यास आविष्कार की जननी होती है, जितना अभ्यास करेंगे चीजें ढंग से क्लियर होंगी। दैनिक जीवन से जोड़ने वाला होना चाहिए। दैनिक जो हमारी दिनचर्या है वो किस प्रकार से स्पष्ट है, उससे जोड़ने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, कैसी लगी क्लास? आई होप मैंने मेरे स्तर का 100% दिया है, और कोशिश की है कि ये चीजें आपके समझ में आए। शिक्षण अधिगम का ये आज की जो क्लास थी, मैं यहां पर इसको कंप्लीट करता हूं। आगे कल की वीडियो में, कल की क्लास में शिक्षण अधिगम का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। डेली शाम 4 बजे आप वीडियो को देखें, जिससे कि आपको लगातार और अनवरत रूप से आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।